सामान्य हिंदी के तहत पहला क्वेश्चन हमारा होगा, सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के गुरु कौन थे, इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इसका विकल्प आपका सी हो जाएगा। वल्लभाचार्य जो है ये सूरदास के गुरु थे। सूरदास के बारे में अगर बात करें तो ये भक्ति काल के कवि थे और वात्सल रस के सम्राट माने जाते हैं ये। नेक्स्ट हम देखेंगे, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको यति या विराम चिन्ह कहते हैं। यति या विराम चिन्ह दोनों एक ही होता है, तो उसको यति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो विशेषण बताते हैं विशेष की विशेषता। ठीक है, विशेष क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम होता है। तो विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? तो विशेष की विशेषता बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका क्या सही हो जाएगा? तो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका विकल्प डी, यानी कि गुणवाचक विशेषण। प्राचीन क्या है? तो प्राचीन किसी चीज की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, गुण, दोष, रंग, रूप, स्वभाव आदि के बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे चंचल, बुद्धिमान, समझदार, पश्चिमी, आधुनिक, ऐतिहासिक, प्राचीन, ये सारे क्या हो जाएंगे? तो ये सब गुणवाचक विशेषण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यास का विशेषण क्या होगा? तो अभ्यास का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि अभ्यासी हो जाएगा। अभ्यास का विकल्प क्या हो जाएगा? अभ्यासी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 44 से 45 तक, यानी कि आने वाले दो प्रश्न जो हैं, निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। उसके लिए विकल्प चुनना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, द्रौपदी का चीर का क्या अर्थ है? द्रौपदी के चीर का क्या अर्थ है? तो दो चीर मतलब कपड़ा होता है, तो द्रौपदी के कपड़े का क्या अर्थ हो जाएगा? तो कभी समाप्त ना होना, यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, कूप मंडूक होने का क्या अर्थ है? कूप मंडूक होने का क्या अर्थ है? तो इसका आपका हो जाएगा विकल्प डी, यानी कि सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना कूप मंडूक कहते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46। 46 में है, इस प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः एक और छह की संख्या में दी गई है। बीच में आने वाले अंश को चार भागों में बांटकर या, रा, ला, वा संख्या में दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाना है ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। यानी कि इनको क्रम से लगाना है जिससे एक सार्थक यानी कि शुद्ध वाक्य का निर्माण हो सके। तो क्या है? तो पहले में आपका हो जाएगा सामाजिक जीवन में, ये पहले रहेगा ही रहेगा। और अंतिम आपका क्या रहेगा? तो अंतिम आपका रहेगा सामाजिक जीवन में पहला हो जाएगा और अंतिम आपका हो जाएगा उपाय ही ना कर सके। बाकी जो चारों हैं या, रा, लावा को इनको क्रम से लगाना है। तो इसका क्या हो जाएगा 46 का? तो एक बार इसको पढ़ते हैं फिर आप ध्यान से इसको रखेंगे। जैसे देखिए, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाने जाने वाले बहुत से कष्टों को चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा या, उसके बाद हो जाएगा यानी कि क्रोध की बहुत जरूरत है। जैसे देखिए, पढ़ने का आपका क्रम देखिए, पढ़ेंगे तो आपको स्वयं लगेगा कि ये सही है। तो आपका सामाजिक जीवन में क्रोध की बहुत जरूरत पड़ती है। फिर क्वेश्चन को मिलाने के लिए, यदि क्रोध ना हो तो क्या होगा? तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चीर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके।
ठीक है, मिल रहा है ना अर्थ इसका, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, तो या ला रा हुआ, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। देखिए, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होता है उससे क्वेश्चन आपका है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो इसको ईशान कहते हैं। इसका विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो इसका विकल्प आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 है। तो वलय का क्या अर्थ होता है, तो गोलाकार घेरा होता है। वलय शब्द का क्या अर्थ होता है, तो वलय शब्द का अर्थ होता है गोलाकार घेरा। अगला क्वेश्चन हमारा 49 में होगा, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन करना है। किसका चयन करना है, तो अव्ययी भाव समास कौन सा है नीचे दिए गए शब्दों में, उसका चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 49, तो देखिए, पाप पुल है, घुड़सवार है, पीताम्बर है। ठीक है, तो इसमें अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा, तो सर्वप्रथम जान लेंगे अव्ययी भाव समास होता क्या है। तो अव्ययी भाव समास वो होता है जिसका पहला पद अव्यय और प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जीवन के आगे आपने देखा आ लगा है, तो आजीवन जो है ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आजीवन जैसे हो जाएगा, अव्ययी भाव समास में पूर्व पर प्रधान है, यानी कि आ प्रधान है। अव्ययी भाव समास के प्रति और कुछ शब्द देखेंगे, जैसे हो जाएगा अनुरूप, आजन्म, आजीवन, प्रतिदिन। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे अव्ययी भाव समास के। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में आपका हो जाएगा, ठीक समय पर आ जाना में, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। कारक पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50 में, और क्या पूछा गया है, तो ठीक समय पे आ जाना में कौन सा कारक है। तो इसमें विकल्प दिया है ए बी सी डी। कौन सा विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 का विकल्प आपका हो जाएगा अधिकरण, यानी कि अधिकरण कारक। अब अधिकरण कारक क्या होता है, तो वह कारक जो क्रिया के समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, तो वहां अधिकरण कारक होता है। किसका बोध कराए, तो जो समय, स्थान, अवसर आदि का बोध कराए, वहां पे कौन से कारक होते हैं, तो अधिकरण कारक होते हैं। अधिकरण कारक से संबंधित कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे ठीक समय पे आ जाना अधिकरण कारक हो जाएगा। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, ठीक है, स्थान का बोध करा रही है। ठीक समय पे आ जाना, घड़े में पानी भरना, पानी है, तो ये सारे हो जाएंगे आपका अधिकरण कारक से संबंधित। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में है, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला कौन सा होगा। ठीक है, युग्म कौन सा होगा, मंदिर और मंदिरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का कौन सा विकल्प आपका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका, जैसे मंदिर का देवालय कहते हैं और मंदिरा को क्या कहते हैं, अश्वशाला। तो ये आपका डी हो जाएगा, मंदिरा और मंदिरालय युग का अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा, तो वो देवालय और अश्वशाला हो जाएगा, यानी कि विकल्प डी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा 52। 52 नंबर में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित में से कौन मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा, तो डी आपका हो जाएगा इसमें से मिश्र वाक्य। अब आप देखेंगे कि मिश्र वाक्य क्या होता है, तो जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य हो, वहां दोनों वाक्य आपस में जब, तब, जहां, तहां, अगर, तो इत्यादि से अगर जुड़े होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको मिश्र वाक्य कहते हैं। यहाँ पे क्या है, तो जो ही वर्षा, जो ही घर से निकला, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका साधारण वाक्य हो गया। ठीक है, और उस पर आश्रित वाक्य कौन सा हो गया, तो वर्षा होने लगी, जो ही घर से निकला वर्षा होने लगी, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएंगे। मिश्र वाक्य से संबंधित कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। राम नहीं आता तो गीता चली जाती। ठीक है, राम नहीं आता एक स्वतंत्र वाक्य हो गया, तो गीता चली जाती वो उस पर आश्रित वाक्य हो गया। तो ये हो गया आपका, ठीक है, कौन सा, मिश्र वाक्य। जैसे आपने देखा, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी,
तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, आपस में स्वतंत्र दो वाक्य जुड़े हैं। वह घर से निकला, वर्षा होने लगी, और से जुड़े हैं। तो और से नहीं जुड़ना चाहिए मिश्रित वाक्य में। किससे जुड़ना चाहिए, तो मिश्रित वाक्य में जब तब जहां तहां अगर और तो आदि विकल्प से जुड़ा हो तो वो आपका मिश्रित वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 53 से 56, यानी कि अगला 4 प्रश्न 53, 54, 55 और 56। क्या करना है, तो काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। इस काव्यांश को पढ़ना है और अगले 4 प्रश्नों को उसका उत्तर देना है। तो चलिए सर्वप्रथम काव्यांश को पढ़ते हैं। काव्यांश हमारा है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा कि हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो ये आपका क्या था, तो ये आपका काव्यांश था। इसके आधार पे आपको क्या करना है, तो 53, 54, 55 और 56 अगले 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में है, कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, तो किस चीज की इच्छा उत्पन्न हुई है, तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो इसका विकल्प आपका हो जाएगा 53 का ए, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। आपने काव्यांश पढ़ा, उसमें से क्या अर्थ मिला आपको, क्योंकि काव्यांश के क्या है, तो आज बरसों बाद उठी है इच्छा कि हम कुछ कर दिखाएं, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उठी है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 54 क्वेश्चन, ठीक है। उसमें है, सूखे पत्ते प्रतीक किसके हैं। सूखे पत्ते प्रतीक किसके हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, देखिए इसको पढ़ेंगे और उससे आपका अर्थ मिलेगा। एक अनोखा जश्न मनाए, अपना कोरा अस्तित्व जमाए, आज बरसों बाद सूखे पत्ते बसंत ऋतु आई है। सूखे पत्तों पर कौन सी ऋतु आई है, तो बसंत ऋतु, यानी कि सूखे पत्ते किसका प्रतीक है, तो मानसून के सूनेपन का, मन के सूनेपन, यानी कि किसके प्रतीक हो जाएंगे, तो 54 नंबर आपका हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, मन के सूनेपन का प्रतीक है। अगला हमारा हो जाएगा, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इसको देखते हैं। क्या है, किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो इसमें हो जाएगा, खोजेंगे कहाँ पे, तो विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। किन कलियों पर, तो विचार रूपी कलियों पर। तो देखियो विचारों की कलियों पे, यानी कि 55 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है, तो इसकी क्या आशा है, तो विचारों की परिपक्वता से है। ठीक है, आप काव्यांश पढ़ें तो उसके अर्थ पे देखेंगे किससे है, तो विचारों की परिपक्वता से है। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 57 हो जाएगा। रिक्त स्थान दिए हुए हैं और उनपे उचित विकल्प का चयन करना है। तो पहला क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 57 में, ठीक है, रामू की, सर्वप्रथम इसको पढ़ते हैं, रामू की केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजीव उसका अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, अब रामू की क्या हुई है, तो 57 नंबर क्वेश्चन में विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो राजू की क्या होती है, तो उपेक्षा। इसको पहले रख के देखेंगे, राजू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई है क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा क्या है, तो राजू उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ये आपका विकल्प सी इसमें आसानी से बैठ जा रहा है। राजू की क्या हुई है, तो उपेक्षा हुई है, इसलिए हुई है क्योंकि उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, राजू क्या है, अधिक बुद्धिमान है। तो 57 का विकल्प आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे 58। 58 में है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। जैसे पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवे हासी। इसमें क्या है, तो अलंकार का चयन करना है आपको। क्वेश्चन क्या होगा 58 और इसमें कौन सा अलंकार है उसका चयन करना है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा 58 का, पानी बिच 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 मीन प्यासी, मोहि सुन सुनी आवे हासी।
इसमें कौन सी हो जाएगी? तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी कि विशेषोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 58 का क्या हो जाएगा? विशेषोक्ति अलंकार। अब विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना पाया जाए वहां क्या होता है? तो विशेषोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए, पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच मछली प्यासी है और मुझे सुन सुन के हंसी आती है। तो पानी के बीच रह के अगर क्या कह रहा है? विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? तो जहां पर कारण के रहते हुए भी कार्य का ना होना, यानी कि पानी के रहते हुए भी मछली प्यासी रह रही है, तो वहां पे विशेषोक्ति अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 59 हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? क्वेश्चन नंबर 59, सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का आप विकल्प चुनने से पहले, ठीक है, वो जान लेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का बोध कराती है उसको क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। तो राम एक व्यक्ति हो गया, रामचरितमानस एक वस्तु हो गया, और गंगा क्या है? ठीक है, तो ये भी व्यक्ति या वस्तु हो गया। ठीक है, तो रामचरितमानस और गंगा, ये विकल्प कौन सा हो जाएगा? 59 का आपका ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? क्वेश्चन नंबर 60 आपका है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो इसका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो सर्वप्रथम देखेंगे गंगा का पर्यायवाची होता क्या क्या है। तो गंगा का पर्यायवाची होता है आपका नदीसुरी, त्रिथगा, देवपगा, जानवी, देव नदी, मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, मंदाकिनी के बाद आपका भागीरथी गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। भागीरथी के बाद आपका क्या हो जाएगा? सुरसरी या सुरसरिता जो है ये भी गंगा का पर्यायवाची होता है। तो कौन कौन से गंगा पर? जबकि कालिंदी जो है ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये यमुना का पर्यायवाची होता है। तो इसमें पूछा है कि गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो इसका विकल्प आपका सी हो जाएगा, यानी कि कालिंदी। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो ये यमुना का पर्यायवाची है। बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरिता, देवपगा ये सारे कौन से होते हैं? तो ये गंगा के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 61, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, अर्थात किसकी किसकी वर्तनी इसमें सही है तो उसका चयन करना है। तो देखिए, सिंगार शब्द जो है इसकी वर्तनी आप सही है, जबकि मातृभूमि नहीं होती है, मातृभूमि होता है, तो डी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मुश्किल में क्या होता है? पूरा सा नहीं होता है, ठीक है, आधा सा होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अवनति, ठीक है, अवनति ये नहीं होता, ना पूरा ना होगा, ता पर छोटी ई की मात्रा होगी, आधा ना नहीं होगा, तो ये भी आपका गलत है। तो शुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी आपका विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि सिंगार जो है इसकी वर्तनी कैसी है? तो इसकी वर्तनी शुद्ध है। नेक्स्ट हम देखेंगे, समूह आर्थक शब्द चिन्हित करना है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो समूह आर्थक शब्द है उसको आपको देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 और 62 का समूहार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए, जैसे पुरुष है, मनुष्य है, स्त्री है, जबकि भीड़ क्या होगी? तो ये समूहार्थक शब्द हो जाएगा। 62 का क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी हो जाएगा, यानी कि भीड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? क्वेश्चन नंबर आपका 63, और 63 में आंशिक मतलब अंश से बना है, अंश में इक प्रत्यय जुड़ के आंशिक बना है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इक प्रत्यय है। होता क्या है? प्रत्यय होता है और उपसर्ग होता है। जब किसी शब्द के बाद में जुड़कर कोई शब्द बने तो उसको प्रत्यय कहते हैं, और जब पहले आके उसमें जुड़े तो उसको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे परिवार के आगे आगे जुड़ जाता है सा, तो सा परिवार हो जाता है, तो वहां पे सा क्या होगा? तो उपसर्ग हो जाएगा। और प्रत्यय क्या होता है? तो बाद में जुड़ता है, जैसे अंश से अंश में इक प्रत्यय जुड़ा और आंशिक हो गया। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में दिया हुआ है, नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित करना है, और यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित करना है। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे किसमें कौन सी त्रुटि हो, वाक्य को देखना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें कौन सा है? पुलिस द्वारा
चोरी का माल बरामद हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 का क्या हो जाएगा, तो वाक्य क्या हो जाएगा, तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, नहीं किया गया होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका विकल्प आपका सी हो जाएगा। सी इसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण है। तो पुलिस द्वारा चोरी का माल क्या गया, तो बरामद किया गया, हो गया नहीं, क्योंकि पुलिस द्वारा बरामद किया गया हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 में संधि विच्छेद है। तो वधूर्मी का संधि विच्छेद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 65, वधूर्मी का संधि विच्छेद कौन सा है। तो वधु प्लस उर्मी से मिलकर क्या बना है, तो वधूर्मी बना है। वधु प्लस उर्मी से मिलकर बना है वधूर्मी। नेक्स्ट हम देखेंगे जैसे धर्म प्लस अर्थ से मिलकर क्या बनता है, तो धर्मार्थ बनता है। वधु प्लस उर्मी वधूर्मी, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। तो 66 का कौन सा हो जाएगा, तो 66 में आपका विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा, तो विकल्प आपका बी हो जाएगा, जो अनिल। ठीक है। जैसे पावक, अनल और कृषाणु। पावक, अनल और कृषाणु किसके हैं, तो ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं। पावक, अनल और कृषाणु अग्नि के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल किसका पर्यायवाची है, तो अनिल हवा का पर्यायवाची होता है। तो भिन्न कौन सा है, तो अनिल जो है वो भिन्न है। हर्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो हर्ष का विषाद होता है। यानी कि 67 का आपका बी हो जाएगा, हर्ष का विषाद हो जाएगा। 68 का हो जाएगा गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं 68। तो 68 का हो जाएगा पंकिल शब्द के पर्यायवाची होंगे। कौन कौन से, तो गंदला, मैला और मलिन किसके पर्यायवाची होंगे, तो ये पंकिल के पर्यायवाची। जबकि धवल का अर्थ क्या होता है, तो उजला होता है। धवल का अर्थ उजला हो जाएगा। प्रलय का अर्थ विनाश हो जाएगा। और पामर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो पामर का अर्थ आपका हो जाएगा दुष्ट या खल, जो हो जाता है वो पामर का अर्थ हो जाएगा। अर्थात गंदला, मैला, मलिन शब्द किस शब्द के पर्यायवाची होंगे, तो ये आपका पंकिल हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 69। कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनना है। कर्कश का विलोम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 69। कर्कश का विलोम क्या होता है, तो कर्कश का विलोम मधुर हो जाएगा। ठीक है। कर्कश का विलोम क्या हो जाएगा, तो मधुर हो जाएगा। जबकि कठोर, कोमल और विवेकी या अविवेकी, ठीक है, विवेकी का अविवेकी, विनम्र का धृष्ट, विनम्र जो होता है वो किसका होता है, तो वो धृष्ट का विलोम होता है। विनम्र किसका विलोम होगा, तो धृष्ट का विलोम होगा। विवेकी का अविवेकी होगा। और कठोर का क्या हो जाएगा, तो कठोर का कोमल हो जाएगा। ये इसका कठोर का कौन सा विलोम हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। विवेकी का अविवेकी विलोम हो जाएगा। और विनम्र का क्या हो जाएगा, तो विनम्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो विनम्र का हो जाएगा धुष्ट। जबकि कर्कश का क्या होता है, तो मधुर होता है। अगला हमारा हो जाएगा प्रश्न संख्या 70-71। वाक्यांश में लिए गए उचित विकल्प चुनना है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है क्वेश्चन नंबर 70 में। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको इंद्रजीत कहते हैं। ठीक है। इंद्र पर विजय प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं, तो इंद्रजीत कहते हैं। उच्च कुल में जन्म लेने वाला या पैदा व्यक्ति, उच्च कुल में जन्म लेने वाला या पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे कुलीन कहते हैं। ठीक है। उच्च कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं, तो कुलीन कहते हैं। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, क्वेश्चन नंबर 72। और 72 में क्या करना है, वाक्य के भेद बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 में हो जाएगा ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो विस्मयवाचक, निषेधवाचक या प्रश्नवाचक नहीं है, ये कौन सी है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। इसका विकल्प आपका सी हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे में क्या हो जाएगा, तो इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला हम देखेंगे श्री गणेश का विलोम क्या है। श्री गणेश करना यानी कि शुरुआत करना। श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, तो श्री गणेश का विलोम 73 में क्या हो जाएगा, इतिश्री, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। 73 का कौन सा हो जाएगा, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 74 है। 74 क्वेश्चन में फूल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसको आपको चूज करना है। ठीक है। तो देखिए सुमन जो होता है पुष्प होता है,
कुसुम होता है ये फूल के पर्यायवाची होते हैं, जबकि तनुजा जो है वो किसके पर्यायवाची हैं, तो ये पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तनुजा का क्या अर्थ होता है, तो ये पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। जैसे लता, मंजरी, गुल, ये सारे क्या होते हैं, तो ये फूल के पर्यायवाची होते हैं। तनुजा, बेटी, पुत्री, ये शब्द पर्यायवाची किसके होते हैं, तो ये पुत्री के होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 75 है, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 है, तो ये आपका हो जाएगा श्रृंगार रस को किस रस के नाम से जाना जाता है, तो रसराज के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके थे हिंदी के क्वेश्चन। अगला हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे अगला पार्ट हिंदी का। ठीक है, अगला प्रैक्टिस सेट। इसके साथ अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी के लिए हैं तो आप जीके की जो है वो 60 वीडियो आपको इस चैनल पे बहुत बेहतरीन बेहतरीन जीके ट्रिक मिलेगा, ट्रिकी जीके के रूप में मिलेगा। आप एक बार जाके इसका 60 वीडियो देखिएगा, आपको स्वयं लगेगा कि बहुत बेहतरीन ट्रिक इस पर पड़ा हुआ है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो चैनल पे इसी तरह के मिल जाएंगे। चलते हैं, धन्यवाद।